नमस्कार, जनमुख एलजी लाइव से मैं सुमान राय। स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगती हैं, जिसमें प्रोस्टेट का बढ़ना एक बेहद आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। बार बार पेशाब आना, रात में कई बार उठना, पेशाब करने में कठिनाई, ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग सामान्य बढ़ती उम्र मानकर टाल देते हैं, लेकिन समय रहते जांच और सही इलाज न मिलने पर यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है और किडनी तक को प्रभावित कर सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यूरोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पीबी सिंह, जिनके साथ हम प्रोस्टेट के शुरुआती लक्षण, इलाज, ऑपरेशन की जरूरत और आधुनिक इलाज के विकल्पों पर चर्चा करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट क्यों बढ़ने लगता है? देखिए, ये हमारी पौरुष ग्रंथि होती है और एक बढ़ती उम्र में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से बढ़ना शुरू करती है। और जैसे एक एज के बाद में एक नेचुरल ग्रोथ होती है इन प्रोस्टेट्स की, तो बढ़ती उम्र में प्रोस्टेट का बढ़ना बड़ी कॉमन बात है। किन उम्र के पुरुषों में यह समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है? देखिए, नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम शुरू होती है जब 60 साल के ऊपर, 60, 70, 80 साल जब आदमी की एजिंग होती है, उस एजिंग के साथ में पेशाब की थैली एंड प्रोस्टेट दोनों में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये एल्डरली प्रॉब्लम, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है ये। वैसे शुरुआत 45-50 साल की उम्र में भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में 60 साल के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट बढ़ने के शुरुआती लक्षण क्या हैं? प्रोस्टेट जब हमारा बढ़ता है, हमारा पेशाब का रास्ता प्रोस्टेट के थ्रू जाता है। ब्लैडर और पेशाब के नली के बीच में प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट जब बढ़ना शुरू करता है तो बाहर की तरफ भी बढ़ सकता है, अंदर की तरफ भी बढ़ सकता है। और जब ये अंदर की तरफ बढ़ता है तो पेशाब के रास्ते को संकुचित करता है, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है पेशाब करने में। और जब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा तो पेशाब आपको धीरे धीरे होगी, रुक रुक के होगी। और अगर अंदर पेशाब आपको रुकने लगी तो बार बार पेशाब लगेगी। कभी ऐसा होगा कि पेशाब लग गई तो रोकना मुश्किल हो जाता है, अर्जेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। कभी पेशाब शुरू करने में टाइम लगेगा। तो ये जो हम लोग ओल्ड एज में सोचते थे कि ये तो ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन ये एक्चुअली बीमारी है, ये क्यूरेबल डिजीज़ है जो हम ओल्ड एज में भी ठीक कर सकते हैं और इनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। क्या बार बार पेशाब आना हमेशा प्रोस्टेट बढ़ने का संकेत होता है? बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट का सिम्टम है, क्योंकि पूरी पेशाब निकल नहीं पाती है। लेकिन रुकावट के और भी कारण हैं। अगर पेशाब के रास्ते में कहीं संकुचन आ गया है, स्टिक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो गई है, या पेशाब में इन्फेक्शन है पेशाब की थैली में, तो आपको इरिटेशन और बार बार, तो बहुत से कारण हैं। लेकिन उसका एक कारण प्रोस्टेट भी है। अगर बढ़ती उम्र है, बार बार पेशाब लग रही है, पेशाब में और कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका मुख्य कारण फिर प्रोस्टेट ही होता है। रात में कई बार पेशाब के लिए उठना कितना गंभीर संकेत हो सकता है? एक गंभीर तो आप इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन पेशाब को रात में उठने के दो अलग अलग कारण होते हैं। एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं नाकशूरिया, मतलब रात में एल्डरली पीपल में पेशाब ज़्यादा बनती भी है। होता क्या है कि एक सर्टेन उम्र के बाद, 60 साल उम्र के बाद, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, बॉडी की वीकनेस है, और हमारा जो ब्लड में फ्लूइड बह रहा है वो नली, खून की नली के बाहर चला जाता है। और जब आप रात में सोते हैं तो वो सारा पानी फिर से ब्लड के अंदर आता है। जब अंदर आता है तो किडनी को लगता है कि जैसे हमने 1 लीटर 2 लीटर पानी पी लिया, तो रात में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नाकचूरिया। दूसरा क्या होता है कि अगर पेशाब पूरी हम नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मली हमारे पेशाब की थैली में 250 से 300 ml पेशाब आराम से इकट्ठा होती है जब हम महसूस करते हैं कि हम पेशाब करने जाएंगे। अब आपने पेशाब करने गए, आपको खाली 150 ml पेशाब हुई, तो हर 150 ml पे आपको पेशाब महसूस होना शुरू होने लगेगा। इसको कहते हैं बार बार पेशाब करना। तो ये इनके कारण होते हैं जिनकी वजह से आप बार बार पेशाब हो रही है। तो अगर बार बार पेशाब हो रही है, जैसे डायबिटीज पेशेंट है, उनमें शुगर की वजह से बार बार पेशाब होगी क्योंकि पेशाब ज़्यादा बनेगी। तो अगर रात में बार बार पेशाब उठना हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से चेक जरूर कराइए कि साहब जो मुझे बार बार पेशाब हो रही है, इसका कारण क्या है। किन लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, आजकल इसीलिए हम लोग कहते हैं हेल्थ चेकअप। आपको तकलीफ हो या न हो,
उसके बावजूद भी एनुअल हेल्थ चेकअप हर आदमी का होना चाहिए। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कैंसर प्रोस्टेट है। जब सिम्टम होगा तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए कभी भी जब भी सिम्टम हो, जैसे हम प्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको बार बार पेशाब लग रही है, पेशाब रोकना मुश्किल हो रहा है, रुक रुक के पेशाब हो रहा है, पेशाब बाथरूम में गए सब लोग पेशाब कर रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है पेशाब शुरू करने में, अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसको अपनी उम्र का सिम्टम मत मानिए। ये एक बीमारी का सिम्टम है और किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो आपकी जांच करेगा और पता करेगा ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यूरेबल है। प्रोस्टेट बढ़ने और प्रोस्टेट कैंसर में क्या अंतर है? देखिए, प्रोस्टेट बढ़ने के दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, BPH। ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है जो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बनता है। इसमें भी ग्लैंड बढ़ती है, पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। दूसरा होता है कि जैसे कैंसर कहीं भी हो रहा है, बॉडी में किडनी में कैंसर, लिवर में कैंसर, आंत में कैंसर, वैसे ही प्रोस्टेट में भी कैंसर हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में भी फिर प्रोस्टेट बढ़ता है। वही सिम्टम होते हैं जो आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में होते हैं। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपको तकलीफ शुरू होगी तब तक ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं PSA स्क्रीनिंग, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और हमेशा हम रेकमेंड करते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद आपको हर साल एक बार सीरम PSA करा लेना चाहिए जब आपको कोई तकलीफ नहीं है। नॉर्मली इंडिया में हम सीरम PSA लेते हैं 4 नैनोग्राम के नीचे। अगर आपका सीरम PSA 4 के ऊपर है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि आपका PSA क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि उस स्टेज में हम डायग्नोसिस करेंगे। कैंसर प्रोस्टेट बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाएगी और क्यूरेबल हो जाएगी। सर्जरी और उसके मैं तरीके बताऊंगा आपको। तो ये हमारा प्रोस्टेट है। जब प्रोस्टेट सिम्टम करेगा, बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट पेशाब में रुकावट करेगा या बॉडी में फैल चुका होगा, हड्डी में फैल चुका होगा, उस समय उसके हिसाब से उसको तकलीफें होंगी। पेशाब की तकलीफ वैसी होगी जैसे BPH में होता है, बार बार पेशाब लगना, रुक रुक के पेशाब होना, इंटरमिटेंसी, पेशाब शुरू करने में देर होना, पेशाब लग गया तो रोकना मुश्किल होना, ये सारे सिम्टम वही होते हैं जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में होते हैं। दूसरा ये होता है बीमारी फैल जाना। ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर हड्डी में फैलता है। जब कमर में फैलेगा तो कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, चलने फिरने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स आपके कैंसर प्रोस्टेट में आते हैं। वो एक कैंसर है और ये एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है और दोनों ही प्रोस्टेट में हो सकते हैं। इस बीमारी की पुष्टि के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं? जिस समय पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहला काम होता है डॉक्टर को उसका डिटेल हिस्ट्री लेना कि उसको तकलीफ क्या हो रही है। जैसे मैंने आपको सिम्टम कई बार बताया, पेशेंट बताएंगे, उसके बाद हमें पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल नई जनरेशन में कभी कभी लोग एग्जामिन नहीं करते, खाली रिपोर्ट पे विश्वास करते। नहीं, आपको एग्जामिन करना है। उस एग्जामिन करने में आप उसका पेट देखते हैं कि हमारी पेशाब की थैली भरी हुई तो नहीं है। आप उसके पेशाब के रास्ते को एग्जामिन करते हैं। कभी कभी मुंह में रुकावट, मुंह बंद है तो भी तकलीफ उतनी होगी, कहीं वो तो नहीं है। फिर हम पूरी यूरेथ्रा को फील करते हैं, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। अगर रास्ते में सिकुड़न होगी तो भी पेशाब में रुकावट होगी, वो हम फील करते हैं। और लास्टली हम लोग पेशाब पखाने के रास्ते में उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं। एक नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि अगर ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है तो इसकी जो कंसिस्टेंसी जो छूने पे पता चलता है, जैसे हमारा टिप ऑफ नोज आप फील करते हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर वो कैंसर होगा, कैंसर प्रोस्टेट होगा, तो वो प्रोस्टेट काफ़ी हार्ड होगा, नोडुलर होगा। ये हमारा सिंपल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक बार ये हमने कर लिया, अब हमें देखना पड़ता है कि पेशाब का फ्लो कितना हो रहा है, पूरी पेशाब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और प्रोस्टेट की साइज क्या है। और इसके लिए सबसे सिंपल टेस्ट हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड एंड यूरोफ्लो। अल्ट्रासाउंड पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद। तो हम लोग कहते हैं भाई आप वेट कीजिए, जब पेशाब आपको लगे, तेज पेशाब लगे तो बताइएगा। उस समय हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड बताता है पेशाब की थैली की क्या कंडीशन है, पेशाब की थैली रुकावट की वजह से मोटी तो नहीं हो गई है, उसकी वजह से किडनी में सूजन तो नहीं हो रही है, या पेशाब की थैली में और कोई स्टोन बन गया है और कोई तकलीफ तो नहीं है।
और दूसरा ये प्रोस्टेट को चेक करता है कि प्रोस्टेट की साइज क्या है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो ये आप अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं। फिर हम इस मरीज को कहते हैं यूरोफ्लो कराना, मशीन पर पेशाब करके आइए, तो फ्लो का पैटर्न कितनी रुकावट पैदा कर रहा है वो बताता है। और फिर हम इसके बाद फिर पेशेंट को बुलाते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं कि जितनी पेशाब थी पूरा पेशाब कर पाया कि नहीं कर पाया, कितनी पेशाब अंदर रुकी हुई है। इन सब पैरामीटर से ही हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को दवा से ठीक होगा या इसको ऑपरेशन की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। क्या हर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? अगर हम 80 के दशक में जाएं तो हमारे पास प्रोस्टेट की दवाइयां नहीं थी। उस समय या तो ऑपरेशन था या मरीज को हम लोग वेट एंड वॉच कराते थे। लेकिन आज के दशक में प्रोस्टेट की बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं। अब आप ये सोचिए कि हम 80 से कंपेयर करें तो आज हमारे सर्जरी का रेट 60 से 70% कम हो गया है। हमें अब सर्जरी की जरूरत 20 से 30% पेशेंट में लगती है। पहले हम हर पेशेंट को, जो मरीज हमारे पास अगर उसकी पेशाब नहीं रुकी हुई है, एक होता है कि पेशाब रुक गई, पाइप लग गया, वो एक अलग कंडीशन है जहां हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। लेकिन 80% केसेस में जहां पे मरीज को सिम्टम है, बार बार पेशाब लगना, रुक रुक के पेशाब लेना, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूरोफ्लो करते हैं। अगर उसमें एवरेज के बराबर फ्लो है, पेशेंट पेशाब कर ले रहा है, ब्लैडर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, किडनी को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, इन सारे मरीजों को हम दवा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से मरीज हैं जो 8-10 साल से दवा पे ही हैं, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दवा लेते हुए हमें हर महीने 2 महीने पे इनको चेक करना पड़ता है कि दवा का इफेक्ट पूरा है कि नहीं है। अगर दवा लेने के बावजूद पेशाब का फ्लो इंप्रूव नहीं कर रहा है, दवा लेने के बावजूद अंदर पेशाब रुकी हुई है, दवा लेने के बावजूद पेशाब की थैली मोटी हो रही है, दवा लेने के बावजूद किडनी डैमेज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि भाई अब समय आ गया है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। आजकल लेजर या आधुनिक सर्जरी के क्या फायदे हैं? इस समय प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड था वो था हमारा TURP, जिसको हम लोग बोलते थे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP। ये सन 80 से लेके समझ लीजिए कि पिछले दशक तक इसी को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे। लेकिन इस ऑपरेशन की समस्या ये होती थी कि अगर हमारा रिसेक्शन टाइम 1 घंटे के ऊपर जा रहा है तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने लगती थी, क्योंकि हम उसमें ग्लाइसिन यूज करते थे। उसके बाद जो है हमारे पास टेक्निक आई जिसको हमने बोला बाइपोलर TURP, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास लेजर आया, जिससे हम लेजर से प्रोस्टेट को इनिकुलेट करते हैं। ये हमारे 3 स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसमें हम प्रोस्टेट को निकाल देते हैं इन तीनों टेक्निक से। उसके बाद बहुत सी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई हैं। आजकल आप यूट्यूब पे काफ़ी देखते होंगे कि जहाँ प्रोस्टेट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो उसमें हमारे पास डे केयर सर्जरी में आ गया है, यूरोलिफ्ट आ गया है, आईथिंड आ गया, बहुत सी टेक्निक मिनिमल इन्वेजिव आ गई हैं। लेकिन अब सब कंपेयर करें कि मरीज को अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो अगर बहुत बड़ा प्रोस्टेट है, पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, पेशेंट ब्लड थिनर खा रहा है जिसको खून का पतला करने की दवा को बंद नहीं कर सकता, तो वहाँ पे लेजर सर्जरी सबसे सेफ होती है। बाकी सर्जरी में हमारे पास ऑप्शन है, हम मोनोपोलर भी जा सकते हैं, बाइपोलर भी जा सकते हैं। और बाइपोलर का एडवांटेज ये कि 80% केसेस में हम लोग बाइपोलर कर रहे हैं, जिसमें हमें मोनोपोलर की कटिंग और लेजर का हेमोस्टेसिस दोनों का एडवांटेज मिलता है, और बेस्ट रिजल्ट जो हमें मिलता है वो हमें बाइपोलर से। तो हमारे पेशेंट यहाँ पे जो हम ऑपरेट कर रहे हैं वो बाइपोलर ही कर रहे हैं। इलाज में देरी करने से क्या जटिलताएं हो सकती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोस्टेट में जो होती है, हम लोग आजकल कहते हैं अपने ब्लैडर को बचाओ। जब पेशाब रुकने लगती है, आज समझिए 150 ml पेशाब रुकी हुई है, आप पेशाब कर ले रहे हैं, आपको लगता है तो पेशाब कर ले रहे हैं, लेकिन अंदर 150 ml पेशाब रुकी हुई है, ब्लैडर वीक होने लगता है। कुछ दिनों बाद देखेंगे ये 200 ml रुक रही है, कुछ दिनों के बाद में घर के 250। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके पास 500-600 ml पेशाब भरा हुआ है, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि साहब हम तो पेशाब कर रहे हैं, हम तो पेशाब कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ब्लैडर कमजोर होता चला जाता है, और एक बार ब्लैडर एकदम कमजोर हो गया, उसके बाद हालत ये होगी कि आप ऑपरेशन भी करा लेंगे तो भी ब्लैडर काम नहीं करेगा और आप पेशाब नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई दरवाजा टाइट बंद है, अगर मैं बहुत कमजोर हो गया तो आप दरवाजा खोल भी देंगे तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, वो सिचुएशन होती है। इसलिए
प्रोस्टेट की सिम्टम जब शुरू हो, जब वो ब्लैडर पे चेंजेस आना शुरू हो जाए, किडनी पे चेंजेस आना शुरू हो जाए, वो एप्रोप्रिएट टाइम होता है कि जब हमें सर्जरी की जरूरत है। अगर दवा से हम अचीव कर सकते हैं तो हमें फॉलोअप करके देखते रहना पड़ता है कि दवा से अगर सब चीज़ें ठीक है तो दवा पर रखिए, लेकिन अगर लगता है कि दवा कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो बेटर ये है कि उसका ऑपरेशन करा लें। क्या प्रोस्टेट बढ़ने से किडनी पर भी असर पड़ सकता है? जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है तो ब्लैडर को उस पेशाब को निकालने के लिए और जोर लगाना पड़ता है। जब ब्लैडर और जोर लगाना पड़ता है तो ब्लैडर थिक वॉल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफिड ब्लैडर है, थिक वॉल ब्लैडर है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी किडनी में पेशाब बनती है और वहां से पेशाब नीचे ब्लैडर में आती है, लेकिन अगर ब्लैडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कहीं पानी आप डाल रहे हैं और आगे रुकावट है तो पानी जा नहीं पाएगा, उस तरह से क्या होता है किडनी से यूरिन फिर ब्लैडर में आने में दिक्कत आने लगती है, और जब वो दिक्कत आती है तब किडनी में सूजन आना शुरू होती है, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तब किडनी डैमेज शुरू हो जाता है। और अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो किडनी फेलियर में चले जाते हैं, डायलिसिस की नौबत आ जाती है ओनली बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट। ये हमें देखना है कि प्रोस्टेट के मरीज को उस स्टेज में न जाने दें जब हमारी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाए। क्या खान पान और जीवन शैली में बदलाव से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है? जो जनरल हेल्थ है, आप कार्डियक हेल्थ जिसको कहते हैं, हार्ट के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो सब प्रोस्टेट को भी रोकती हैं। एक जनरल हेल्थ स्टाइल जो आपके अच्छी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज, स्मोक छोड़ना, अल्कोहल कम करना, प्रॉपर डाइट लेना, बहुत ज़्यादा जितनी भी ये अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के तरीके हैं वो सब तरीके हमारे प्रोस्टेट की प्रोग्रेशन को भी रोकते हैं। तो जो हमारी जनरल हार्ट के लिए जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जो एक हेल्दी हार्ट के लिए जो भी हम खान पान लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, अगर वो स्टाइल हम लोग अपनाते हैं तो प्रोस्टेट में भी आराम मिलता है। दूसरा कपालभाति, कपालभाति में जो हम पेल्विक फ्लोर को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे भी प्रोस्टेट को काफ़ी आराम मिलता है, प्रोस्टेट का बढ़ना थोड़ा कम करता है। 100% तो नहीं करेगा लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोल करता है। तो एक गुड लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपके प्रोस्टेट के सिम्टम को भी कंट्रोल में रखती है। क्या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा इस समस्या का जोखिम बढ़ाते हैं? प्रोस्टेट की वजह से डायबिटीज और मोटापा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा है, तो प्रोस्टेट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पेशाब की थैली को बहुत वीक कर देता है, और पेशाब की थैली वीक हुई तो पता चला ये आपका काम नहीं करेगा। आपको प्रोस्टेट की दवा के बावजूद भी पेशाब की थैली बहुत कमज़ोर हो जाएगी और ये पेशाब ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। तो डायबिटिक पेशेंट में हमें और प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हल्की भी रुकावट है, तब हम सजेस्ट करते हैं कि बेटर ये है कि आप ऑपरेशन करा के, दवा पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप ऑपरेशन करा के अपना पूरा रुकावट दूर करा लीजिए। मोटापा अगर है, मोटापा वाले पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसमें अगर प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो गई, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम भी है, तो सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है, सर्जरी सीरियस हो जाती है। तो ये सब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती मोटापे में, लेकिन मोटापे का असर प्रोस्टेट के मैनेजमेंट में काफ़ी आ जाता है। 50 वर्ष की उम्र के बाद पुरुषों को प्रोस्टेट की नियमित जांच कब और कितनी बार करानी चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट के बाद में जो सिंपल जांच है वो हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं, एक ब्लड टेस्ट जो मैं पहले में बताया, इसको बोलते हैं सीरम पीएसए। क्योंकि कैंसर प्रोस्टेट को पता करने का खाली तरीका है ये ब्लड टेस्ट, जो अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। जिनकी फैमिली में फादर को, ग्रैंडफादर को कैंसर प्रोस्टेट हुआ है, उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 45 साल की उम्र में हर साल सीरम पीएसए कराइए। नॉर्मल इंडियन पेशेंट्स में हम जो वैल्यू लेते हैं वो 4 लेते हैं, 4 नैनोग्राम पर ml, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वहाँ पे हम 2.5 लेते हैं। 2.5 के ऊपर अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो आपको पता करना है कहीं कैंसर तो नहीं है। ये सिंपल जांच है, एक ब्लड टेस्ट। दूसरा, आपका पेशाब में अगर दिक्कत महसूस होती है, पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो सिंपल अल्ट्रासाउंड करा के प्रोस्टेट की साइज, पूरा पेशाब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक यूरोफ्लोमेट्री, ये 3 जांच अगर कराते रहेंगे तो आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में पूरा पता चलता रहेगा। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो चेकअप तो आपको उस उम्र में कॉमन होता है, वो आपको करते रहना है। क्या प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद यौन जीवन या पेशाब पर कोई प्रभाव पड़ता है? प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में अगर अच्छे सर्जन से ऑपरेशन आपने कराया हुआ है
तो पेशाब का फ्लो तो बहुत बढ़िया इंप्रूव कर जाता है, पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। हाँ, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मुंह चपक गया तो फिर पेशाब में रुकावट होने लगेगी। अगर आपने ओवर साइज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर दिया और रास्ते में स्ट्रक्चर बन गया तो फिर पेशाब में रुकावट होगी, जहां आपको डाल्टेशन की जरूरत पड़ेगी। या ब्लैडर नेक कॉन्ट्रेक्चर हो गया तो दोबारा सर्जरी। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है सेक्स में। नॉर्मली हम जब सेक्स करते हैं तो हमारा सीमेन बाहर आता है, लेकिन प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में पूरा ब्लैडर नेक खुल जाता है, वो बंद नहीं होता। तो सेक्स करने के बाद में जब आप इजाकुलेट करते हैं तो वो इजाकुलेशन बाहर ना आके ब्लैडर में चला जाता है। तो आपके क्लाइमेक्स में आप पहुंचेंगे लेकिन सीमेन बाहर नहीं आता। उसमें फिर बाद में जब पेशाब करने जाएंगे तो सारा सीमेन निकल जाएगा, लेकिन आपके प्लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरह यंग एज में जैसे ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जहां हमें सर्जरी करनी पड़ जाती है और उनको बच्चे नहीं हुए हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि सीमेन ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमें दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सीमेन जो है बाहर निकले। ये कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी के बाद में, लेकिन 90% कॉम्प्लिकेशन, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो होता है इनकॉन्टिनेंस। अगर सर्जन ने कहीं मिस्टेक हो गई, क्योंकि प्रोस्टेट निकलने के बाद में पूरा कंट्रोल आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर आ जाता है, और उस स्फिंक्टर पे अगर आपने टच कर दिया है, बहुत ज़्यादा डायथर्मी चला दी है, या कहीं आपका सर्जरी में डैमेज हो गया है, तो ऐसे मरीजों को लगातार पेशाब टपकती रहेगी। ये आपने बहुत से कॉम्प्लिकेशन देखे होंगे ऑपरेशन के बाद, और उसी से लोग डरते हैं। और सारा खेल यहीं पे है कि कितनी परफेक्शन से आप ये सर्जरी कर रहे हैं कि आपको इनकॉन्टिनेंस ना हो, फुल कंट्रोल आपकी यूरिन पे होना चाहिए। तो ये सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन 99% एक अच्छे सर्जन के हाथ में प्रोस्टेट सर्जरी बिल्कुल सेफ है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लीड करते हैं इस सर्जरी के बाद। बुजुर्ग पुरुषों और उनके परिवार के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा कहना यह है कि उम्र बढ़ने के साथ में अगर पेशाब की दिक्कत हो रही है तो ये उम्र की बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी नहीं, उम्र की फॉलोअप नहीं है, ये एक बीमारी है। तो कोई भी आपके घर में एल्डरली पेशेंट अगर बार बार रात में उठ रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, कई बार जा रहे हैं, कितने वालों को फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाते हैं क्योंकि बार बार पेशाब उनको लग रही है, पेशाब लग गया रोकना मुश्किल, दौड़ रहे हैं बाथरूम की तरफ, ऐसे लोगों में हमारे यंग लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने एल्डरली पीपल का ख्याल रखें, किसी डॉक्टर से चेक करा दें। आजकल बहुत अच्छी मेडिकल दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें 80% प्रोस्टेट और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, अर्जेंसी, ओवर एक्टिव ब्लैडर सबको ट्रीट कर सकते हैं, और ये लोग बहुत एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं, प्रॉपर नींद में सो सकते हैं। कुछ केसेस हैं जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे ऑपरेशन भी बहुत सेफ है, बहुत ऑपरेशन करा के गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ में प्रोस्टेट से बढ़ने वाली प्रॉब्लम, इसमें आजकल क्यूरेबल है। आप गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इनको दे सकते हैं, ये अपनी नॉर्मलसी पे आ सकते हैं अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर चेकअप हो जाए।